हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने यूपी स्पेशल के स्टैटिक जीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया था। आज की इस सीरीज में ये हमारी दूसरी क्लास है, उत्तर प्रदेश स्पेशल में दूसरी क्लास है। आज हम बात करेंगे जनगणना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड, राइट। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, इन सब पर भी बात करेंगे। तो सेशन में आप लोग बने रहिएगा। ये सेशन यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी, पेट और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो आप सभी लोगों ने अगर अभी तक हमारी पहली क्लास नहीं देखी हो तो आप लोग जाइए और उस क्लास को भी देख लीजिए। और आज की इस प्यारी सी क्लास का शुरुआत करते हैं, राइट। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यूपी स्पेशल और आज हम बात करेंगे जनगणना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, राइट। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी क्या है पॉइंट, उन पर ध्यान दीजिए कि जनगणना 2011 के अनुसार क्या बात हो रही है। जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से, किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का सबसे बड़ा जो जिला है, यूपी का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा यूपी का सबसे बड़ा जिला है, तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी जो है वो यूपी का सबसे बड़ा जिला है, राइट। कौन सा जिला है? यूपी का सबसे बड़ा जिला। तो आपका एक क्वेश्चन यहां से निकला कि अगर उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार यूपी का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा जाए, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा है? लखीमपुर खीरी, राइट। लखीमपुर खीरी क्या है? यूपी का सबसे बड़ा जिला है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है, किसके आधार पर? तो क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा जिला है हापुड़, राइट। किस आधार पर है? तो क्षेत्रफल के आधार पर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सा आधार है? क्षेत्रफल के आधार पर है। ये आपको याद रखना है। कौन सा जिला है? हापुड़ जिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि कौन सा जिला है सबसे बड़ा जिला है? आप बताएंगे लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा जिला है हापुड़, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि लखीमपुर खीरी जिला जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 7,680 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, राइट। कितना है? 7,680 किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। किंतु अगर जनसंख्या की बात की जाए कि जनसंख्या के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या के आधार पर आप बताएंगे इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है, राइट। वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। तो आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि क्षेत्रफल के आधार पर लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, वहीं सबसे छोटा जिला हापुड़ है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो आप बताएंगे इलाहाबाद या प्रयागराज सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से, और सबसे छोटा जिला जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महोबा जो है वो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला है, राइट। क्या क्या बताया मैंने आपको दो पॉइंट्स क्लियर किए। मैंने आपसे बात की किस किस आधार पर, तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछा जाए, क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सबसे बड़ा जिला। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला हो गया आपका सबसे, अच्छा इसको इस तरह समझिए, रुकिए, इसको इस तरह से समझिए कि यहां पर हम लिख देते हैं आधार, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, और यहां हम लिख देते हैं सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा क्या? जिला, ठीक है। किसकी बात हो रही है? भारत की बात नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, राइट। किसकी बात हो रही है? तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आधार क्या होगा? आधार पहला होगा हमारा क्षेत्रफल, ठीक है।
क्षेत्रफल के आधार पर अगर सबसे बड़ा जिला आपसे पूछेगा, आप बताएंगे लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो जिला है, ठीक है, वो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला। वहीं अगर सबसे छोटे जिले की बात होगी, आप बताएंगे हापुड़ जो है वो सबसे छोटे जिले के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए, जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर कौन सा है, प्रयागराज जो है वो जनसंख्या के आधार पर पहला सबसे बड़ा जिला है। और अगर छोटे जिले की बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महोबा जो है वो सबसे छोटा जिला है। किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में रहती है उत्तर प्रदेश के, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी किस जिले में है, तो यहाँ पर ही है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। कैसी, ग्रामीण, ठीक है, कहाँ पर, प्रयागराज में, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जिलों का जो उत्तर से दक्षिण का दिशा का क्रम है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसे रट लेना है, ठीक है। क्या है, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने इसको ऐसे ही यहाँ पर पुट कर दिया है ताकि आपको याद हो जाए। इसको मैं मैप के आधार पर भी, जब यूपी स्पेशल आपको मैप के थ्रू पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको सब बताऊंगी कि कौन कैसा किस दिशा में स्थित है, ठीक है। अभी के लिए आप इसको याद कर लेंगे कि सिद्धार्थ नगर जो है उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ रहा है, यानी कि इस तरह से, ठीक है। कैसे पूछ रहा है, तो उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ रहा है। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ का क्रम पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है सिद्धार्थ नगर, फिर आपको याद रखना है संत कबीर नगर, यानी कि सिद्धार्थ नगर, फिर आपको एसके याद कर लेना है, संत कबीर नगर, फिर आपको याद रखना है अंबेडकर नगर, ए से याद कर लेंगे अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर नगर, और फिर हो जाएगा आपका संत रविदास नगर। तो फिर से आप एस से याद कर लेंगे, संत रविदास नगर, ठीक है। एस आर कर लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ये हो जाएगा संत कबीर नगर, ये हो जाएगा आपका सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, ए से हो जाएगा अंबेडकर नगर, और ए एम भी कर सकते हैं आप इसको याद रखने के लिए। ए एम से हो जाएगा अंबेडकर नगर, और एस आर से हो जाएगा आपका संत रविदास नगर, ठीक है। तो एस ए फिर एस, इस तरह से आप इस कोड को याद कर लेंगे, ठीक है। एस एस ए एस, ठीक है। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, एंड फिर होता है साउथ में संत रविदास नगर, ठीक है, जिसे हम भदोही के नाम से भी जानते हैं। और भदोही किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भदोही किस लिए प्रसिद्ध है, आप बताएंगे। भदोही प्रसिद्ध है किसके लिए, कालीन उद्योग के लिए, ठीक है। कालीन उद्योग के लिए भदोही प्रसिद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। मिर्जापुर, भदोही, ये सब क्या है, कालीन उद्योग के लिए फेमस हैं, ठीक है। एक प्रथा है अन्ना प्रथा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सी प्रथा है, अन्ना प्रथा। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में, किस क्षेत्र में मनाई जाती है अन्ना प्रथा, तो पहला पॉइंट आपका निकला कि यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाई जाती है, ठीक है। कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए, किस लिए, कृषि और वानिकी के विकास के लिए यह प्रथा कैसी है, अभिशाप के रूप में है, ठीक है। यह प्रथा एक अभिशाप है। इस प्रथा के तहत होता क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो किसान जो है वो चैत्र मास में, ठीक है, जो चैत कहा जाता है, चैत्र मास जो होता है, जब नवरात्रि स्टार्ट होती है, और हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार यहीं से हम नववर्ष मनाते हैं, ठीक है। तो चैत्र मास में फसल कटाई के बाद अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे इन पशुओं की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचता है। यही क्या है, अन्ना प्रथा है। तो आपने गांव में क्षेत्रीय भाषा में सुना भी होगा, लोग क्या कहते हैं, जानवरों को अन्ना छोड़ देते हैं, है ना। अन्ना हजारे को याद नहीं करना है आपको, राइट। अन्ना हजारे को याद नहीं करना है आपको, ये याद रखना है कि अन्ना प्रथा कैसी प्रथा है। तो कहते हैं ना गांव में क्षेत्रीय भाषा में कि अरे जानवरों को तो अन्ना ही छोड़ देते हैं, है ना। पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं,
हमने तो यूपी क्षेत्र में ये लैंग्वेज बहुत सुनी है, वो तो अन्ना यहाँ घूमते रहते हैं, अरे वो तो अन्ना जानवर छोड़ देते हैं, अन्ना मतलब बहुत सारे अनगिनत, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो अगर आपसे अन्ना प्रथा पूछी जाए किस क्षेत्र में ज्यादा ये अभिशाप के रूप में है, तो आपको याद रखना है बुंदेलखंड क्षेत्र में। किससे संबंधित है? कृषि और वानिकी के विकास में क्या करती है ये? एक अभिशाप के रूप में है, मतलब ये जब जानवरों को खुला छोड़ देते हैं चैत्र मास के दौरान फसल कटाई के बाद, तो पशुओं के द्वारा क्या होती है, फसलों को नुकसान पहुंचता है, यही क्या कहलाती है? अन्ना प्रथा है, जिससे क्या है, नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर तो हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि जलवायु जलवायु क्षेत्र, राइट, कृषि जलवायु क्षेत्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस ने भी पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश को वर्षा और मृदा के आधार पर कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में, तो आप बताएंगे 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, राइट, कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में, तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये याद रखना है आपको। केंद्रीय मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, भाबर और तराई का क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है यूपी को। यूपी कृषि जलवायु क्षेत्र है, कितने हैं, कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है टोटल 9 जलवायु क्षेत्रों में यूपी को बांटा गया है, ठीक है, याद रहेगा 9 जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र हैं जिसमें उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। बात क्लियर हो गई, ये पॉइंट आपके लिए जरूरी था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, याद रखना है आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुल वन क्षेत्र के आधार पर, अब यहाँ जनगणना और वृक्षावरण वनावरण की बात हो रही है, यहाँ पर वन क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। क्या याद रखना है कि यूपी में वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल करीब कितना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि एरिया कितना है, तो आप क्या बताएंगे, 14,818 वर्ग किलोमीटर। कितना है उत्तर प्रदेश में? भारत की बात नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है कितना है, 14,818 वर्ग किलोमीटर क्या है, क्षेत्र है, क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में वन का, ठीक है, याद रह जाएगा। यह राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है, जो राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका लगभग कितना है, तो आपको याद रखना है 6.88% है, राइट। अगर आप एग्जैक्ट नहीं याद कर सकते तो आप इसे 6.9% के रूप में भी याद कर सकते हैं, ठीक है, लगभग में याद कर लीजिए, लगभग में आप याद कर लेंगे इसको, क्या है 6 पॉइंट, अरे क्या है भाई 6.9%, ठीक है, लगभग में याद कर लीजिए। एग्जैक्ट अगर कभी कई बार ऐसा भी होता है एग्जाम में क्या देता है, एग्जैक्ट दे देता है, तो आपको एग्जैक्ट भी याद करने की कोशिश करनी है। कितना है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो आप बताएंगे 6.88% क्या है, वन क्षेत्र है भारत यूपी में, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सी है, 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट नहीं है, 2023 की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, के अनुसार यूपी में वनावरण और वृक्षावरण कितना है, ये याद रखना है आपको, कितना है 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, कितना है 23,000 आप याद रखिए, ठीक है, 23,000 वर्ग किलोमीटर, ऐसे एग्जैक्ट मत याद कीजिए, तो कुछ ओवरऑल एक मोटा आइडिया रखिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए, ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर लीजिए, ठीक है, 23,000 वर्ग किलोमीटर याद कर लीजिएगा आप, ठीक है, कितना हो जाएगा 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यूपी में वन क्षेत्र के बाहर अगर वृक्षावरण की बात की जाए, ठीक है, कितनी वृक्षावरण की बात,
तो आप बताएंगे 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 8,950.92 वर्ग किलोमीटर क्या है, वृक्षावरण है। वनावरण और वृक्षावरण कितना है, तो आप 23,000 के लगभग याद कर लेंगे। वन और वृक्ष दोनों का आवरण कितना है, तो आप क्या याद रखेंगे, आप 23,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग याद कर लेंगे, ठीक है, वर्ग किलोमीटर के लगभग याद कर लीजिए। और अगर सिर्फ और सिर्फ वृक्षावरण आपसे पूछा जाएगा, वृक्षावरण वृक्ष का आवरण कितना है उत्तर प्रदेश में, तो आप क्या बताएंगे, 8,000, लगभग याद कर लीजिए, लगभग में याद कर लीजिए 8,000 वर्ग किलोमीटर, राइट, याद रह जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का विकास जो है कैसे होता है, वर्तमान सरकार के पौधारोपण अभियान का एक नतीजा है। यानी कि वन क्षेत्र का अगर उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है तो वर्तमान की जो सरकार है उसके द्वारा किए गए पौधारोपण अभियान का ये नतीजा है। यूपी में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले जिलों में कौन कौन से हैं, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है। आपसे पूछा जाए कि यूपी में कहां पर, यूपी में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, जिलों की बात कर रहा है, आपको नाम याद रखना है, सोनभद्र, ठीक है, सेकंड हो गया आपका लखीमपुर खीरी, तीसरा हो गया आपका मिर्जापुर, ठीक है, इन तीनों जिलों का नाम याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले जिले सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर शामिल हैं। बात क्लियर हो गई, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर में सबसे ज्यादा क्या है, वन क्षेत्र है, बात क्लियर है, ठीक है। अगर यूपी में सबसे कम वन क्षेत्र की बात की जाए, किसकी, कि सबसे कम वन क्षेत्र कहां पर है, इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, तो आपको याद रखना है कौन सा जिला, भदोही जिला, किस लिए फेमस है, कालीन उद्योग के लिए, याद रहेगा, भदोही जिला किसके लिए फेमस है, कालीन उद्योग के लिए फेमस है। बात क्लियर हो गई, एक सेकेंड, कालीन उद्योग के लिए फेमस है। यूपी में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, डबल स्टार बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर उत्तर प्रदेश में वन विभाग की स्थापना आपसे पूछी जाए किस वर्ष हुई थी, आप बताएंगे 1855 में हुई थी। किसकी स्थापना, वन विभाग की स्थापना, उत्तर प्रदेश में वन विभाग की स्थापना 1855 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यूपी में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, याद रखना है आपको, 1855 में हुई थी, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर कुल वन क्षेत्र के आधार पर क्षेत्रफल के संदर्भ में बात की जाए कि क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के शीर्ष 4 राज्य कौन से हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा राज्य है, किस क्रम का राज्य है, कौन से नंबर पर आता है, तो आपको क्या बताना है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर चौथे रैंक पर आता है भारत में, ठीक है, याद रहेगा। पहला कौन सा है, राजस्थान है, जिसका अगर लमसम में आपको याद रखना है तो आप क्या याद रखेंगे, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर के लमसम में, यानी कि लगभग में याद कर लीजिए, राजस्थान हो गया। फिर है मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य, प्रथम कौन सा है, फर्स्ट है आपका राजस्थान, सेकंड है आपका कौन सा, मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर आता है कौन सा, उत्तर प्रदेश। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो आप बताएंगे चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। प्रथम 3 कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, राजस्थान हो गया, सेकंड हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। किस आधार पर है, एरिया के आधार पर है, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर है। बात क्लियर हो गई, तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जनसंख्या से रिलेटेड है, याद रखना है आपको कि देश की जनसंख्या में यूपी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। अगर आपसे भारत की जनसंख्या का प्रतिशत पूछे और यूपी की जनसंख्या का प्रतिशत पूछे तो इसका कंपैरिजन करके आपको बताना है। अभी आप सिर्फ उत्तर प्रदेश का देखिए,
एक क्लास में लाऊंगी जिसमें मैं उत्तर प्रदेश की जनगणना और भारत की जनगणना दोनों पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। ये सेशन रहेंगे जिसमें भारत की जनगणना होगी, उत्तर प्रदेश की जनगणना होगी, और उसी में मैं कंपेयर करके आपको सारा कुछ याद भी करा दूंगी। अभी क्या है, हम यूपी का स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं, तो अभी आप यूपी के बारे में ही जान लीजिए, ठीक है। तो यूपी देश की जनसंख्या में यूपी का प्रतिशत अगर पूछा जाए, जनसंख्या का प्रतिशत, तो आप बताएंगे यूपी की जो जनसंख्या है उसका जो प्रतिशत है भारत में, तो आप बताएंगे 16.5% क्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत है। किसमें? भारत में, ठीक है, देश की जनसंख्या में, ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 829 है प्रति वर्ग किलोमीटर का जन घनत्व, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, क्या डेंसिटी है लोगों के रहने की, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। आप बताएंगे 829 जन घनत्व है, ठीक है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत पूछेगा देश में, तो आप बताएंगे 16.5%। अगर आपसे प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व पूछा जाए, यानी कि घनत्व पूछा जाए, डेंसिटी पूछी जाए, तो आप बताएंगे 829 घनत्व है किसका? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। यूपी की 2001 से 2011 दशक में किसकी बात हो रही है? 2001 से 2011 दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, ये पूछा जा रहा है। जैसे भारत की भी पूछी जाती है ना कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 17.7 है ना भारत की, ठीक है। भारत की अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे भारत की है 17.7, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन बनता है किससे? अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूपी की कितनी है 2001 से 11 के दशक के बीच में पूछी जा रही है, जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो आप बताएंगे 20.23%, ठीक है। 20.23% हुई है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या है ये? जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि है। अगर भारत की पूछी जाएगी आप बताएंगे 17.7 है, और उत्तर प्रदेश की पूछी जाएगी आप बताएंगे 20.23% है, यानी कि 23% है, ठीक है। महिला साक्षरता अगर आपसे पूछी जाए, अगर आपसे क्वेश्चन ओवरऑल पूछा जाए कि भारत जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, तो आप क्या बताएंगे? यूपी की साक्षरता दर कितनी है भाई? तो कितनी है? 67.7%, यानी कि 67.7% क्या है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। क्या है? साक्षरता के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 67.7% है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, अगर इसी में पूछ लिया जाए कि पुरुष साक्षरता कितनी है, मेल साक्षरता कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 77.3% जो है वो मेल साक्षरता यानी कि पुरुष साक्षरता है, ठीक है। और वहीं फीमेल यानी कि महिलाओं की साक्षरता की बात की जाए तो आप क्या बताएंगे? 57.18% है, यानी कि इसको क्या कहते हैं? 57, हाँ 57 यानी कि 57.18% है महिला की साक्षरता, याद रहेगा। 77.3% जो है ये पुरुष साक्षरता है, और अगर महिलाओं की साक्षरता पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 57.18 यानी कि 57.18%। और अगर ओवरऑल साक्षरता पूछी जाए, उत्तर प्रदेश का कुल साक्षरता दर कितनी है, अगर आपसे कुल साक्षरता दर पूछी जाएगी उत्तर प्रदेश की, तो आप क्या बताएंगे? 67.7%, ठीक है। कुल साक्षरता दर क्या है? 67.7%। उसी में पुरुष साक्षरता जो है वो 77.3% है, महिलाओं की साक्षरता 57.18% है, याद रहेगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, किस आधार पर? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, कहा किसका? भारत का चौथा बड़ा राज्य है। मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया, कौन सा बड़ा राज्य है, तो आप बताएंगे चौथा बड़ा राज्य है। इसका लैंगिक अनुपात कितना है? अगर लिंगानुपात के बारे में पूछा जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है, साक्षरता दर कितनी बताई मैंने आपको? बताया 67.7%, ठीक है। वैसे ही यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है
वो कितना है, इसका लैंगिक अनुपात कितना है, लिंगानुपात कितना है, तो आप बताएंगे 912। ठीक है, लिंग का अनुपात कितना है, 912 है। अगर वहीं राष्ट्रीय औसत की बात की जाए कि भारत का लिंगानुपात कितना है, ठीक है, जैसे आपको पता है कि 73.7% या 3% के लगभग, ठीक है, 73% आप याद कर लीजिए कि भारत की साक्षरता दर है, ठीक है, 73.3% ऐसे समथिंग है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए लगभग में 73% क्या है, साक्षरता दर किसकी है, भारत की है, ठीक है, इंडिया की है। राज्य में यूपी की कितनी है, ये है किसकी, ये है यूपी की, ठीक है, यूपी का लिंगानुपात कितना है, 912 है। और अगर आपसे भारत का लिंगानुपात पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, 943 है भारत का लिंगानुपात, ठीक है। इंडिया का लिंगानुपात पूछा जाएगा कितना है, तो लिंग का अनुपात यानी कि 1000 में कितनी महिलाएं हैं, तो आप बताएंगे 943 महिलाएं हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश में कितनी है, 912 महिलाएं हैं, यानी कि ये राष्ट्रीय औसत से क्या है, कम है, याद रहेगा। उत्तर प्रदेश की का जो लिंगानुपात है वो क्या है, राष्ट्रीय औसत से कम है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय औसत कितना है, 943, और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912 है, यानी कि एक पॉइंट ये बनता है कि राष्ट्रीय औसत से क्या है, कम है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, ठीक है, यूपी का लिंगानुपात। ये सारे पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखने हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 67.7%, वहीं राष्ट्रीय औसत कितना है, 73% है, राइट, याद रहेगा। राष्ट्रीय औसत अगर आपसे पूछा जाए आप बताएंगे 73% है, राइट। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 56.3% थी, जो ओडिशा से कम थी। किसकी बात हो रही है, ये 2001 की बात हो रही है, राइट। 2001 में अगर साक्षरता दर देखी जाए तो 56.3% थी, ठीक है, 56% थी। और अगर वर्तमान की बात की जाए 2011 की, तो 2011 की जनगणना के आधार पर कितनी है, 67.7% है यूपी की जनगणना, ठीक है। ये 2001 के बारे में बताया जा रहा था, जो कि ओडिशा से भी कम थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 के अनुसार बताई गई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर भी याद रखिए कितनी है, व्यक्ति के आधार पर, यानी कि ओवरऑल कितनी है, तो 67.7% है। वहीं पुरुष साक्षरता 77.3% है, ये याद रखना है, यानी कि 77.3%। और अगर महिला साक्षरता की बात की जाए तो 57.2% है महिला साक्षरता, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अतः यूपी में साक्षरता दर जो है स्थिर तरीके से बढ़ती रही है, ठीक है। 2001 में हमने देखा, फिर 2011 में देखा, 2001 में 57 थी, 2011 में बढ़कर 67 हो गई, राइट। तो महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि की दर के अनुरूप समगति नहीं रही है। जो महिलाओं की साक्षरता दर की वृद्धि है वो पुरुषों के हिसाब से क्या है, समगति यानी कि समान रूप से नहीं चली है, ये पॉइंट बताया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों में साक्षरता दर कितनी है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जिलों में कितनी कितनी साक्षरता दर, किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता है, किस जिले में सबसे कम साक्षरता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि लिटरेसी रेट पूछा जा रहा है कितना है। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, यूपी में सर्वाधिक साक्षरता, यानी कि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में है, तो आपको याद रखना है नाम किस जिले का, आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। कौन सा जिला है, गौतम बुद्ध नगर जिला है, गौतम बुद्ध नगर जिला है, आपको याद रखना है गौतम बुद्ध नगर, राइट। कितना है लिटरेसी रेट, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 80.1%, यानी कि 80.1% जो है साक्षरता है।
अगर वही कानपुर की बात की जाए तो कानपुर का नंबर कौन सा है, दूसरा स्थान है कानपुर का। ये क्रम लगाने को भी आते हैं, तो क्रम भी आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर हो गया, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है कानपुर नगर। इस तरह से क्रम लगाने को भी आता है, आपको याद रखना है। उसके बाद कौन सा है, औरैया, साक्षरता की दृष्टि से औरैया यूपी का है भाई, आप सभी जानते हो औरैया। उसके बाद है इटावा, राइट। ये है क्रम, ये क्रम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। गाजियाबाद का कितना है, गाजियाबाद का 78.1% है, इसको भी लिख लीजिए गाजियाबाद। वैसे आपको तीन तक याद रखने की जरूरत है, लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए, आप याद कर लेंगे इसको, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षर जिला है। उसके बाद है कानपुर नगर, यानी कि 79.7% कानपुर नगर की साक्षरता है। फिर 78% औरैया की साक्षरता है। इटावा की साक्षरता 78.4% है। गाजियाबाद की 78.1% है। याद रह जाएगा क्या क्या है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद, राइट। ये पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता देखनी हमने कौन से जिले में है, गौतम बुद्ध नगर है, उत्तर प्रदेश का जिला, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब अगर बात की जाए न्यूनतम साक्षरता वाले जिले की, तो आपको एक नाम याद रखना है, कौन सा, श्रावस्ती, ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात हो, महिला साक्षरता की बात हो, सब में क्या है, श्रावस्ती में ही न्यूनतम साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता, ये पूर्व का जिला है यूपी का, तो साक्षरता सबसे कम किस जिले में है, तो श्रावस्ती में है। कितनी है, 46.7% है, सबसे कम है, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट को भी मेंशन कर लीजिए कि सबसे कम साक्षरता अगर आपसे पूछी जाए, सबसे कम साक्षर जिला पूछा जाए आपसे, तो आप क्या बताएंगे, श्रावस्ती, राइट। श्रावस्ती में क्या है, सबसे कम साक्षरता है। बात क्लियर हो गई, याद रहेगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। आगे बढ़िए। और अगर न्यूनतम साक्षरता वाले प्रदेश के 5 जिले आपसे पूछे जाएं कि न्यूनतम साक्षरता में 5 जिलों का क्रम बताइए, अवरोही या आरोही, जो भी क्रम आपसे पूछा जाए, तो आपको ये भी पता होने चाहिए, राइट। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे न्यूनतम साक्षरता पूछी जाएगी, आपका एक जिला पूछा जाएगा, ऑप्शन पॉइंट में दिया होगा, तो आप बताएंगे श्रावस्ती। अगर क्रम लगाने को बोलेगा तब आपको याद रखना है श्रावस्ती में सबसे कम है, उससे थोड़ी सी ज्यादा क्या है, बहराइच में है, यानी कि 49.4% जो है वो बहराइच में है। फिर बलरामपुर है 49.5%, फिर बदायूं है 51.3%, यानी कि श्रावस्ती SBBB, ठीक है, S BBB याद रखिए आप, SBBB याद रखिए, ये आप ट्रिक याद कर लीजिए। साक्षरता भी S से है, ठीक है, साक्षरता भी S से है। अगर वैसे इंग्लिश में देखेंगे तो लिटरेसी रेट हो जाएगा, ऐसे ही आप याद रखिए। साक्षरता तो किससे शुरू हुई, साक्षरता S से शुरू हुई, ठीक है। तो S फॉर क्या हो गया, श्रावस्ती हो गया, किसमें, न्यूनतम साक्षरता में, ठीक है, सबसे कम साक्षरता। न्यूनतम साक्षरता कहाँ, श्रावस्ती में। फिर आपका क्या है, बहराइच है। फिर आपका B से क्या हो गया, B से हो गया आपका बहराइच, ठीक है, बहराइच। B से हो गया इधर बलरामपुर, B से हो गया इधर बदायूं, राइट। याद रहेगा, पूरा ही लिख देते हैं, नहीं बाद में आप लोग PDF में देखें कहें मैम ये क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, बहराइच, राइट। याद रहेगा, S फॉर हो जाएगा आपका श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और बदायूं, ये है SBBB, यानी कि SBBB। ये आपकी ट्रिक रहेगी याद करने की, साक्षरता की। S फॉर साक्षरता, S फॉर श्रावस्ती, सबसे कम साक्षरता, राइट। आगे बढ़ते हैं। जिला और साक्षरता दर बताई जा रही है आपसे कि उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद जिला है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से, ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछा जाए अगर आपसे, और जनसंख्या की दृष्टि से भी क्या है, सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। क्या पॉइंट बताए कि सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा जिला है, ठीक है,
और अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी इसी जिले में है। कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, यानी जिसे हम अब वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, यही क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। इसकी साक्षरता कितनी है? 72.3% इसकी साक्षरता है। वाराणसी की साक्षरता 75.6% है। बरेली की साक्षरता 58.75% है। गाजियाबाद की तो मैं आपको बता चुकी 78.1% है, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए, कानपुर नगर की महिला साक्षरता की बात हो रही है। जनपद और महिला साक्षरता, मैंने आपको बताया कि अगर महिला साक्षरता के बारे में पूछा जाए कि महिला साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है, साक्षरता सर्वाधिक जिला किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता है, आप नाम लेंगे कानपुर नगर का, राइट। कानपुर नगर। अगर वैसे पूछा जाए ओवरऑल साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो मैंने आपको कौन सा बताया? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपको याद रखना है कौन सा? सर्वाधिक साक्षर जिला है, सर्वाधिक साक्षर जिला आपको बताया गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, जिसे तो यहां पर मेंशन कर लीजिए। अगर सर्वाधिक साक्षरता की बात की जाए, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला मैंने आपको बताया, इस तरह से क्या होगा, रिपीट करने से आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, राइट। गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। और वहीं अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में है, तो आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे कानपुर नगर में क्या है? सर्वाधिक महिला साक्षरता है। बात क्लियर हो गई? चलिए, कानपुर नगर में कितनी? 75.1% क्या है? महिला साक्षरता है। लखनऊ में कितनी है? 71% है। गाजियाबाद में 69% है। इटावा में भी 69% है। गौतम बुद्ध नगर में 70.82% है। औरैया का स्थान है 70.61%, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। महिला साक्षरता में सर्वोच्च कितने कहां पर है? कानपुर नगर में है, राइट। और अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए कि अवरोही क्रम में सजाइए इसको, अवरोही क्रम कहते हैं मतलब बढ़ते से घटते क्रम में अगर आपसे पूछा जाए, बढ़ते से घटते क्रम में पूछा जाए, राइट, पूछा जाए तो आपको 2-3 जिलों के नाम याद होने चाहिए। कौन कौन सा है? कानपुर नगर, कानपुर नगर हो गया। नेक्स्ट आपका बढ़ते से घटते में है ना, तो ऐसा ही होगा ना, हाँ इसी तरह से, ठीक है। कानपुर नगर हो गया बड़ा, उससे लखनऊ हो गया, उसके बाद उससे कम साक्षरता किसमें है? गाजियाबाद में। 3 जिले तो आपको याद ही रख लेने हैं, ठीक है। कानपुर नगर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, राइट। ये पॉइंट याद रखना है आपको। बढ़ते से घटते क्रम में, यानी कि सर्वाधिक महिला साक्षरता किसकी बात हो रही है? सर्वाधिक महिला साक्षरता की। महिला साक्षरता याद रखना है भाई, राइट। ये ओवरऑल साक्षरता की बात नहीं हो रही, कुल साक्षरता की बात नहीं हो रही, महिला साक्षरता की बात हो रही है। महिला साक्षरता में कानपुर नगर फर्स्ट है, लखनऊ है, देन है गाजियाबाद, राइट। चलिए आगे बढ़िए। यूपी के श्रावस्ती जिले में महिला साक्षरता दर 34.8% है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि महिला साक्षरता सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में है, और सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम किस जिले में है? अगर आपसे सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम महिला साक्षरता श्रावस्ती में है, ठीक है। कौन सा जिला है? श्रावस्ती है। चाहे पुरुष साक्षरता की बात हो, चाहे महिला साक्षरता की बात हो, चाहे कुल साक्षरता न्यूनतम साक्षरता की बात हो, तो आपको बताना क्या है? सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती जिले में है। श्रावस्ती का नाम रट लीजिए, चाहे वो पुरुष साक्षरता की बात हो, चाहे महिला साक्षरता की बात हो, चाहे वो ओवरऑल कुल साक्षरता की बात हो, तीनों में क्या है? श्रावस्ती न्यूनतम स्थान पर आता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। यूपी के अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे कम है किसकी साक्षरता? श्रावस्ती की। कितनी है? 34.8% है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूपी की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी? दशकीय वृद्धि दर 1971 से 1981 के बीच किसकी बात हो रही है?
1971 से 1981 के बीच की बात हो रही है, इस दशक की बात हो रही है, ठीक है। यूपी की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1971 से 1981 के बीच राष्ट्रीय औसत से अधिक रही थी। किससे किससे अधिक रही थी? राष्ट्रीय यानी कि भारत की साक्षरता, भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर से अधिक रही थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? यूपी की 25.39% थी, ठीक है। इस दौरान कितनी थी? 25.39% उत्तर प्रदेश की साक्षरता थी। वहीं अगर राष्ट्रीय वृद्धि दर आपसे पूछी जाए तो राष्ट्रीय वृद्धि दर कितनी थी? 24.66% थी, ठीक है। राष्ट्रीय वृद्धि दर यानी कि भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? भारत की दशकीय वृद्धि दर उस समय कितनी थी? कम थी। उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर थी 1971 से 81 के बीच में, उससे कम थी, ठीक है। दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? आपको याद रखना है 24.66% थी, राइट, याद रहेगा। और यूपी की कितनी थी? आप बताएंगे। यूपी की थी 25.39%, जो कि राष्ट्रीय वृद्धि दर से क्या थी? अधिक थी, राइट। ये पॉइंट याद रखना है, कितनी थी? अधिक थी, ठीक है, अधिक थी। इस दशक के बाद से यूपी में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से प्रत्येक दशक में अधिक रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। ये पॉइंट याद रहेगा आपको। एक एक पॉइंट को इसी तरह से क्या करेंगे आप लोग? मेंशन करते हुए चलेंगे अपने नोट्स में, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में रिकॉल करने, रिवीजन करने में आसानी हो जाए, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर से, ठीक है। यहां से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कब रही है? तो आपको ये वर्ष याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ क्या करना है आपको? स्टार बनाना है इस पॉइंट में, कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कौन से वर्ष में रही है? सर्वाधिक रही है तो 1991 से 2000 के बीच में, 2001 के बीच में 25.85% रही है। यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। अगर आपसे, चलिए इसी में देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कौन सा वर्ष? ये वर्ष आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1991 टू 2001, यानी कि 1991 से 2001 के दशक के बीच में सर्वाधिक क्या है? दशकीय वृद्धि दर रही है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कितनी रही है? 25.85% रही है। यहाँ से क्वेश्चन अनगिनत बार रिपीट हुआ है, बहुत जरूरी है, याद रख लेना है इस पॉइंट को, 2 स्टार बना लीजिए इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2001 से 11 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच कितनी रही? पहले ही बता दिया, 20.23% हो गई है, ठीक है। कितनी हो गई है? 20.23% हो गई है, ठीक है, याद रहेगा आपको। किसकी बात हो रही है? 2001 से 11 के बीच की, ठीक है, 2001 से 11 के बीच की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है। जबकि अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 20.9% के स्तर पर थी, ये भी याद रखना है। इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। वर्ष 1991 से 2001 के बीच में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा था। क्या था? घटा था, यानी कि लिंग अनुपात 1000 पर कितनी महिलाएं होंगी, उसका अनुपात जो था वो घटा था, ठीक है। 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में 19 अंकों की वृद्धि 1991 में कितनी थी? 879 थी, यानी कि 1991 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, 1991 में अगर आपसे पूछा जाए कि जो लिंगानुपात था कितना था, तो आप बताएंगे 1991 में 879, यानी कि 800, इसको क्या कहते हैं 79 को 79, ठीक है, 879 थी, से बढ़कर 2001 में कितनी हो गई थी? 898 हो गई थी, ठीक है। 2001 में कितना हो गया था लिंगानुपात? तो आपको याद रखना कितना? 898, यानी कि 898 हो गया था, ठीक है। तो क्या हुआ था? बढ़ा था।
1991 से 2001 के बीच लिंगानुपात के विभेद में सर्वाधिक रूप से घटा था। ठीक है, लिंगानुपात का विभेद जो था वो घटा था, यानी कि पहले 1000 पर कितनी महिलाओं का जन्म हुआ 1991 के दौरान, तो आप बताएंगे 879 महिलाओं का जन्म हुआ, यानी कि 879 महिलाओं का। अगर वहीं 2001 में पूछा जाए तो आप बताएंगे 1000 पर कितनी महिलाओं का जन्म हुआ, 898, राइट, 898 महिलाओं का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो क्या हुआ है, विभेद जो था, लिंगानुपात का जो भेद था वो क्या हुआ था, कम हुआ था, राइट। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फटाफट, पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा हाइड्रेट रहना जरूरी है। देखिए यहाँ बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की, जहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। किस जिले में है, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो कौन से जिले में है, ये लखीमपुर खीरी जिले में है, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। कौन सा है, आपको याद रखना है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला। कौन किस आधार पर, याद रखेंगे, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला, तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी है। यहीं पर क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, क्या नाम है उसका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राइट, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, आप बताएंगे एक है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन से जिले में, लखीमपुर खीरी जिले में है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसका कुल क्षेत्रफल 490.23 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 490.2329 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1968 में स्थापित इस वन्यजीव विहार को 1977 में यानी कि 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल कितना है, तो 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, याद रखिए। और इसकी स्थापना वन्यजीव विहार के रूप में कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1968 में इसकी स्थापना, कब, 1968 में इसकी स्थापना वन्य जीव विहार के रूप में हुई थी। किस रूप में, वन्य जीव विहार के रूप में हुई थी। और वहीं इसको 1977 यानी कि 1977 में क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट याद रखने हैं। किसकी बात हो रही है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। किस जिले में है, तो लखीमपुर खीरी जिले में है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। कौन सा, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी, आपको याद है, महाभारत में हस्तिनापुर के बारे में जानते होंगे ना आप। ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, आप नाम बताएंगे, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा, आप बताएंगे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इसका क्षेत्रफल कितना है, आप बताएंगे 2073 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का। इसकी स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1986 में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1986 यानी कि 1986 में, राइट।
याद रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। इसका क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना वन्य जीव विहार के रूप में 1968 में हुई थी, 1968 में, जिसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। वहीं अगर पूछा जाए कि यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, आप बताएंगे हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और यह क्या है, इसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। राइट, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है, तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में है। ठीक है, कौन सा जनपद है, चंदौली। चंद्रप्रभा चंदौली, ऐसे आपको याद रखना है, चंद्रप्रभा चंदौली जिला। ठीक है, चंद्रप्रभा यूपी का चंदौली जिला में स्थापित वन्यजीव अभ्यारण्य है, उत्तर प्रदेश में स्थित। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बब्बर शेर सफारी। बब्बर शेर सफारी के बारे में जानते होंगे। उत्तर प्रदेश का जनपद है कौन सा, इटावा जनपद है ना। और साक्षरता दर में कौन से रैंक पर था, चौथे नंबर पर था इटावा। ठीक है, बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित है, इटावा में है। ये एशियाई शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क यहाँ पर क्या है, विकसित किया गया है, जिसका नाम परिवर्तित करके अब इटावा सफारी पार्क कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपसे पूछा जाएगा एशियाई शेर प्रजनन केंद्र, अगर एशियाई शेरों की बात यूपी में की जाए, अगर वैसे भारत में की जाएगी तो आपको गिर गुजरात याद रखना है। ठीक है, एशियाई शेर गिर गुजरात। और अगर यूपी की बात होगी, एशियाई शेर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित है, एशियाई शेर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो आप बताएंगे इटावा जिला है। कहाँ का भाई, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इटावा और ये सब नाम आपने सुने होंगे। इसी को और यहाँ पर ही क्या है भाई, आपको याद रखना है, लायन सफारी। ठीक है, लायन सफारी पार्क की स्थापना की गई थी, जिसे अब क्या कहा जाता है, अब कहा जाता है इटावा सफारी। ठीक है, इसका अब नाम कर दिया गया है इटावा सफारी पार्क। बात क्लियर हो गई, क्या नाम कर दिया गया है, इसका नाम अब इटावा सफारी पार्क कर दिया गया है। तो बब्बर शेर सफारी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कहां पर, इटावा में। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फटाफट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पक्षी विहार और स्थान के बारे में। पक्षी विहार और उनका स्थान कहाँ पर, कौन सा पक्षी विहार किस स्थान पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है, इनके क्वेश्चन, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। समसपुर पक्षी विहार अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे समसपुर पक्षी विहार कहाँ है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है समसपुर पक्षी विहार, रायबरेली उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पक्षी विहार आप बताएंगे उन्नाव में स्थित है, कानपुर के आगे उन्नाव पड़ता है। बखीरा या बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, आप बताएंगे संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांडी पक्षी विहार हरदोई जिले में स्थित है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। महावीर स्वामी पक्षी विहार कहाँ पर है, ललितपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ललितपुर एक चीज और के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी चीज के लिए, दशावतार मंदिर के लिए, दशावतार। ठीक है, दशावतार मंदिर के लिए भी फेमस है, कौन सा, ललितपुर जिला। ठीक है, दशावतार मंदिर भी पूछा जाता है, विष्णु भगवान को समर्पित दशावतार मंदिर कहाँ पर है, आप बताएंगे ललितपुर जिले में स्थित है। तो महावीर स्वामी पक्षी विहार अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे ललितपुर जिले में स्थित है। पार्वती अर्गा या पार्वती अरेगा पक्षी विहार कहाँ पर है, गोंडा जनपद में स्थित है। गोंडा जनपद में स्थित है पार्वती अर्गा पक्षी विहार, इंपॉर्टेंट है। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में स्थित है। ठीक है, ये सारे पक्षी विहार हैं जहां से क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी के हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। एक बार फिर से इनका रिवीजन करिए फटाफट मेरे साथ, 2-3 बार बोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए समसपुर पक्षी विहार, आप बताएंगे रायबरेली।
आपसे पूछा जाए नवाबगंज पश्चिम विहार उन्नाव, बखीरा पश्चिम विहार संत कबीर नगर, सांडी पक्षी विहार कहाँ बताएंगे, हरदोई में, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, महावीर स्वामी पक्षी विहार ललितपुर, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा जनपद में, और सुरहाताल पक्षी विहार बलिया जनपद में स्थित है। ये सभी इंपॉर्टेंट पक्षी विहार है, 10 बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, कुछ स्थान दिए गए हैं और खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश के कौन से वो स्थान हैं और उनमें कौन सा खनिज का उत्पादन होता है, संसाधन कौन से खनिज के संसाधन उपलब्ध हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिए, सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर कौन सा खनिज संसाधन है, आप बताएंगे तांबा पाया जाता है। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में किसका संसाधन है, कौन सा खनिज उत्पन्न है होता है, यहाँ है कौन से खनिज का संसाधन है, आप बताएंगे तांबे का। ठीक है, और वैसे अगर आपसे पूछा जाए भारत में तांबा कहाँ पर, तो आप बताएंगे राजस्थान के खेतड़ी में। ठीक है, खेतड़ी राजस्थान, खेतड़ी राजस्थान में क्या है, तांबे के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तांबा भंडार पाया जाता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। खेतड़ी राजस्थान तांबे भंडार के लिए फेमस है, किसमें, भारत में। ठीक है, इंडिया की अगर बात की जाए, यूपी की बात की जाएगी तो आपको सोनभद्र याद रखना है, यूपी की बात पर। ठीक है, ललितपुर में तांबे और यूरेनियम का संसाधन पाया जाता है, और यूरेनियम के लिए एकमात्र जिला है ललितपुर, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ललितपुर में ही एकमात्र यूरेनियम पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूरेनियम के संसाधन जो हैं, खनिज संसाधन के रूप में यूरेनियम सिर्फ एकमात्र जिला है ललितपुर, वहीं पर पाया जाता है। ठीक है, प्रयागराज सिलिका बालू के लिए फेमस है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग पेपर उठाकर देखिए, PYQ सॉल्व किया कीजिए, मैं बार बार रिपीट करती हूँ इस चीज को, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए उस परीक्षा में पूछे गए PYQ सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो क्वेश्चन का पैटर्न और एग्जामिनर के माइंड को समझने के लिए, पढ़ने के लिए जरूरी है कि वो उनके पिछले पूछे गए क्वेश्चंस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रयागराज किस लिए फेमस है, आप बताएंगे सिलिका बालू यहाँ पर खनिज संसाधन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और ये अनगिनत बार पेपरों में रिपीट हुए क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन फिर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ मैंने मेंशन किया है। ध्यान दीजिए, प्रयागराज किस लिए फेमस है, सिलिका बालू के लिए, मिर्जापुर फेमस है चूना पत्थर के लिए, बांदा सिलिका बालू के लिए, सिंगरौली कोयले संसाधन के लिए फेमस है, और जो बुंदेलखंड है वो डायस्पोरा और पायरोफिलाइट के लिए फेमस है। ठीक है, कौन सा, उत्तराखंड उत्तराखंड नहीं, बुंदेलखंड डायस्पोर और पायरोफिलाइट के लिए फेमस है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, मेरे साथ रिपीट कीजिए आप लोग। सोनभद्र तांबे के लिए, ललितपुर तांबे और यूरेनियम के लिए, प्रयागराज में सिलिका बालू के संसाधन है, मिर्जापुर में चूना पत्थर, बांदा सिलिका बालू के लिए, सिंगरौली कोयले क्षेत्र के लिए, और बुंदेलखंड जो है वो डायस्पोर और पायरोफिलाइट के लिए फेमस है, राइट। यहाँ पर ये खनिज संसाधन पाए जाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूपी जो है वो एक कृषि प्रधान राज्य है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान कितना रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यूपी में कितने कुल कृषि कर्मकार हैं, कुल कर्मकारों में पूछा जा रहा है, कुल कृषि कर्मकार कितने हैं, तो आप बताएंगे 59.3% कृषि कर्मकार हैं। ठीक है, 59.3% क्या है, कृषि कर्मकार के रूप में है कार्यरत, ये आपको याद रखना है, राइट। 59.3% क्या है, यूपी में कृषि कर्मकार हैं। कृषि कर्मकार का मतलब क्या समझे आप लोग, भाई जो कृषि कार्य को करते हैं, मतलब जो लोग कृषि से ही अपना जीवन यापन करते हैं, वो लोग कितने हैं पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मकारों में, जो लोग अन्य कार्य कर रहे हैं उनमें कृषि कर्मकार कितने हैं, तो कितना है 59.3% कृषि कर्मकार के रूप में कार्य करते हैं, राइट। आगे बढ़िए,
किसान समृद्धि योजना, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, कौन सी योजना? किसान समृद्धि योजना। किसानों की आय को क्या करने के लिए? दोगुना करने के लिए। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कौन सी योजना लाई गई? तो किसान समृद्धि योजना लेकर आई गई। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। यूपी सरकार ने नवंबर 2017 में, कब? नवंबर 2017 में। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा किसान समृद्धि योजना कब आई? तो आप बताएंगे 2017 में। कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था किसान समृद्धि आयोग का? तो आप बताएंगे क्या था? किसानों की आय को क्या करना था? दोगुना करना था, ठीक है। दोगुना करने के लिए लाया गया था उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा नवंबर 2017 में। इसके तहत कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया। किसान समृद्धि आयोग यानी कि कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? नवंबर 2017 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की बात करते हैं। यूपी कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ किस लिए फेमस है? चिकन करी के लिए फेमस है, ठीक है। चिकन कारी के लिए फेमस है लखनऊ, ये भी आप लोग जानते हैं। लखनऊ को ही नवाबों का शहर भी कहा जाता है। कौन सा शहर कहा जाता है? नवाबों का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कहां पर की गई? लखनऊ में की गई, ठीक है। कब की गई थी? स्थापना वर्ष क्या था? 1989, ठीक है। 1989 यानी कि 1989 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी। ये भी पॉइंट आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, यूपी कृषि विविधीकरण परियोजना कौन सी है? यूपी की कृषि विविधीकरण परियोजना है। तो यूपी कृषि विविधीकरण परियोजना का प्रथम चरण में विश्व बैंक द्वारा, कौन सा? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है आज का, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है। स्थापना और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूं दोनों टॉपिक, ठीक है। मैंने आपको संगठनों और संस्थानों की स्थापना कब हुई थी, कहां पर इनका मुख्यालय स्थित है, कौन नया अध्यक्ष है, महानिदेशक कौन है, ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना, जहां पर मैंने सम्मेलन और संगठनों के बारे में बताया है, ठीक है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो अब आप लोग का काम है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे विश्व बैंक की स्थापना और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो विश्व बैंक ने क्या किया है? प्रथम चरण में प्रायोजित की गई विश्व बैंक के द्वारा कौन सी योजना? यूपी कृषि विविधीकरण परियोजना, ठीक है। यूपी कृषि विविधीकरण परियोजना का प्रथम चरण जो है वो विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया। इस परियोजना का प्रथम चरण 23 सितंबर 1998 को प्रारंभ होकर 31 मार्च 2004 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ। कब? 31 मार्च 2004 को। कब प्रारंभ हुआ? तो आपको ये याद रखना है, कब प्रारंभ हुआ? तो आप बताएंगे 23 सितंबर। यूपी कृषि विविधीकरण परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो आप बताएंगे 23 सितंबर 1998 को, राइट। 1998 को प्रारंभ हुई। और ये इसका पहला जो फेज था, पहला चरण जो था वो कब कंप्लीट हो गया? आप बताएंगे 31 मार्च 2004 को इसका पहला चरण क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कौन सी परियोजना? यूपी कृषि विविधीकरण परियोजना। बात क्लियर हो गई? यूपी कृषि विविधीकरण परियोजना की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है, ठीक है। कब? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, यूपी डास्प सेकंड का जो फेज सेकंड था, यानी कि दूसरा जो चरण था, ठीक है, DASP का जो सेकंड चरण था वो प्रारंभ कब हुआ? 27 नवंबर 2007 को, ठीक है। दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो 27 नवंबर 2007 को दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। इसके तहत राज्य सरकार के वित्तीयन के साथ प्रारंभ हुआ।
जिसे बाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि RKVI के तहत वित्त पोषित किया गया। कौन सी परियोजना के तहत इसको वित्त पोषित किया गया? आप बताएंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना RKVY के तहत इसे वित्त पोषित किया गया। यह चरण 31 मार्च 2013 को सफलतापूर्वक पूरा हो गया। 2004 में पहला चरण कंप्लीट हुआ, जो कि 1998 में प्रारंभ हुआ था। दूसरा चरण 2007 में प्रारंभ हुआ, 2007 में प्रारंभ होकर 2013 में क्या हुआ? समाप्त हो गया दूसरा चरण भी, जिसका विलय जिसे राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के द्वारा क्या कर दिया गया था? वित्त पोषित कर दिया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सीमांत कृषक की, यानी कि सीमांत किसान। किसे कहा जाता है सीमांत किसान या सीमांत कृषक? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डबल स्टार का पॉइंट रहेगा, याद रखना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए सीमांत किसान या कृषक किसे कहा जाता है यूपी में, तो जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर, कितने हेक्टेयर? 1 हेक्टेयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। जो सीमांत किसान होते हैं किसे कहा जाता है? तो जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ से कम जमीन होती है, 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन जिनके पास होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे एक सीमांत कृषक कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, याद रखना है, ठीक है। तो सीमांत कृषक क्या बताएंगे? जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम की भूमि होती है, उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? आगे देखिए, मार मृदा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनता है जरा ध्यान दीजिए। मार मृदा से बात कर लेते हैं। मार मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों को 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन से क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। कौन सी मिट्टी? एक है काली मिट्टी, एक है लाल मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, इसी में कपास भी उगाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं उनको 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? एक है काली मिट्टी, एक है लाल मिट्टी। तो काली मिट्टी के 2 भाग होते हैं, जिनमें पहले भाग को काबड़ मिट्टी और दूसरे भाग को मार मिट्टी कहते हैं, यानी कि मार मृदा कहते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है आपके लिए मेरा, ठीक है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके आप लोग मुझे इसका आंसर करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर मुझे करेंगे जरूर। मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, एक एक कौन क्या कमेंट कर रहा है मैं देखती हूँ। जिनके कमेंट मुझे अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे, मतलब जो लोग राइट आंसर करेंगे, उनके कमेंट्स को मैं पिन भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोग आंसर किया कीजिए जो मैं क्वेश्चन पूछा करूँ। तो विश्व मृदा दिवस अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो काली मिट्टी के 2 भाग होते हैं, पहले भाग को काबड़ मिट्टी कहते हैं, दूसरे भाग को ही मार मृदा या मार मिट्टी कहते हैं, ठीक है। काबड़ मिट्टी जो है वो अनाज उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? अच्छी मानी जाती है। समय से खेती करने पर ही इस मिट्टी से अच्छी उपज की जा सकती है। अगर टाइम टू टाइम खेती की जाएगी तभी इस मिट्टी से अच्छी उपज की जा सकती है। जो मार मृदा है वह भी क्या है? उर्वरक मिट्टी है। यह गेहूं और किसके लिए? कपास के लिए उपयुक्त होती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो मार मृदा है वो किसके उत्पादन के लिए अच्छी होती है, आप बताएंगे गेहूं के उत्पादन के लिए और कपास के उत्पादन के लिए। यह मिट्टी पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के कहां पर मार मृदा पाई जाती है? यहां से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है, ठीक है। मार मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है आपको। मार मृदा पूछी जाए कहां पर? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? रुहेलखंड, बुंदेलखंड, किस क्षेत्र में? तो आप बताएंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है।
बुंदेलखंड क्षेत्र में मार मृदा पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी कहाँ कहाँ, झांसी, ललितपुर, बांदा, ठीक है। कहाँ कहाँ, झांसी, झांसी, ललितपुर। ललितपुर किस लिए फेमस है, मैंने आपको बताया, ललितपुर है यूरेनियम के संसाधन के लिए, है ना। यहाँ पर क्या होता है, यूरेनियम पाया जाता है। ललितपुर और क्या है, बांदा, ठीक है, बांदा, ये सभी क्षेत्र हैं जहां पर क्या है, मार मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन बनता है, याद रखना है आपको, क्या क्या बताया, मार मृदा कहाँ, बुंदेलखंड के क्षेत्र में। दो मिट्टियां पाई जाती हैं जिनको दो मतलब एक में पाई जाने, मार मृदा क्या है आप बताएंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये दो व्यापक श्रेणियों में बटी होती है, कौन कौन सी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। इसमें काली मिट्टी के दो भाग होते हैं, एक होता है कावड़ मिट्टी, एक होती है मार मृदा। तो मार मृदा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में, झांसी, ललितपुर, बांदा क्षेत्र में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मार मृदा को आपको फोकस करके याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, लाल मिट्टी। हमने देख लिया काली मिट्टी में मार मृदा के बारे में, अब बात करते हैं लाल मिट्टी की। तो लाल मिट्टी जो मुख्यतः है वो कहाँ पर, झांसी मंडल में, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। कहाँ कहाँ पर, झांसी मंडल में, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पाई जाती है। इस लाल मिट्टी इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में पाई जाती है। ये जो जिले हैं उनके ऊपरी पठारी भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है परवा मिट्टी, जिसे गांव में आपने सुना होगा पड़ुआ के नाम से जानते हैं, ठीक है, परवा मिट्टी। और एक होती है रक्कर मिट्टी, रक्कर का तो नहीं पता मुझे, पड़ुआ का तो पता था, ठीक है। परवा जो होती है वो हल्की बलुई और बलुई चिकनी मिट्टी होती है, जबकि रक्कर जो होती है अपरिचित मिट्टी होती है, अपरिचित मिट्टी होती है। ये तो नहीं पता मुझे अपरिचित का मतलब क्या होता है, ठीक है, अपरिचित मिट्टी होती है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में जब हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ेंगे ना, एग्रीकल्चर के पॉइंट कवर करेंगे, वहां पर मैं मिट्टियों के बारे में भी आपको बताऊंगी, ठीक है। ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी मैं मिट्टियों के बारे में आपको बताऊंगी, राइट। खरीफ फसल, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है, कब बताएंगे आप, जून जुलाई में होती है। क्या होती है, बुआई किसकी, खरीफ फसलों की, ठीक है। फसल कितने प्रकार की जो होती है, तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, ठीक है। कितनी होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल और तीसरी है जायद की फसल, ठीक है। तो यहाँ पर खरीफ की फसल की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में खरीफ की बुआई कब होती है, जून जुलाई में होती है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, जरा ध्यान दीजिए। भारत मेथा तेल, मेथा तेल का संपूर्ण विश्व में किसकी बात हो रही है, भारत की। मेथा तेल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस ने भी इस पर क्वेश्चन पूछा है, पीसीएस में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, मेथा तेल से। तो भारत जो है मेथा तेल का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादित करता है भारत, जिसमें यूपी सर्वाधिक उत्पादन करता है। जिसमें अगर मेथा तेल के बारे में पूछा जाए कि भारत जो मेथा तेल का सर्वाधिक उत्पादक देश है, उसमें यूपी में कितनी उत्पादकता है, तो यूपी में सर्वाधिक उत्पादकता है, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादकता है किसकी, मेथा तेल की, ठीक है। कौन सा तेल है, मेथा तेल है, मेथा तेल है, राइट। तो जिसकी प्रतिशतता देश के कुल मेथा तेल उत्पादन की लगभग 85% है। तो अगर भारत में, पूरे भारत में अगर यूपी का उत्पादकता देखी जाए तो कितने परसेंट यूपी करता है, 85% यूपी मेथा तेल देता है। बाकी जो 100% में बाकी जो बचा है वो कौन करता है, अन्य राज्य करते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है। एक पॉइंट और देखिए,
सोयाबीन की फसल, वैसे तो सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है, आप बताएंगे। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, ठीक है, मध्य प्रदेश करता है। अब यूपी की अगर बात करें तो यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत सभी जनपदों एवं बदायूं, शाहजहांपुर, सभी जनपदों में बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि में सोयाबीन की खेती की जाती है। अगर यूपी की बात की जाए कि यूपी के कौन से क्षेत्र में सोयाबीन की खेती होती है, आप बताएंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। कौन कौन से जिले, बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि में सोयाबीन की खेती की जाती है। कहां पर, उत्तर प्रदेश में, राइट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं जरा। यहां बात हो रही है आंवले की। तो उत्तर प्रदेश में आंवला उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है, आप बताएंगे। यूपी में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला एक जिला है, कौन सा जिला है, प्रतापगढ़ जिला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ से बार बार पूछा जाता है। तो यूपी में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला आप बताएंगे प्रतापगढ़ है। इसके अलावा इसका उत्पादन प्रयागराज में भी होता है, फतेहपुर में भी होता है, रायबरेली में भी होता है, वाराणसी, बांदा, जौनपुर, सुल्तानपुर आदि जिलों में आंवले का उत्पादन होता है। और आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। आंवले में विटामिन सी जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए, ठीक है। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, आप बताएंगे। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका, आंवला, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद फेमस है, वैसे ही आंवले उत्पादन के लिए कौन फेमस है, प्रतापगढ़ फेमस है, राइट। नेक्स्ट देखिए, दशहरी आम। यूपी का जो लखनऊ है, लखनऊ जनपद जो है वो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। यहाँ से एक स्टोरी याद आती है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग गांव में रहते थे, राइट। गांव में हम नहीं रहते थे, मतलब हमारा और भी फैमिली मेंबर्स गांव में रहते थे। तो क्या होता था, पापा हमारे जो हैं, पिताश्री हमारे, तो पिताश्री क्या कहते थे, हमेशा कहते थे लखनऊ जाकर क्या करेंगे, वो आम के पौधे लेकर आएंगे, ठीक है। मल 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 पता नहीं क्या बोलते थे, कुछ नाम था उसका, उन पौधों को बोलते थे कि वो वाले पौधे आम के लेकर आने हैं। और आज इतने साल हो गए, आज तक हमारे पिताजी के वो पौधे आ नहीं पाए हैं, ठीक है। वो लखनऊ जाकर वो पौधे ला नहीं पाए हैं, राइट। तो क्या है, पता नहीं क्या नाम लेते थे, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। माँ से ही कुछ कहते थे कि माँ, पता नहीं क्या कहते थे, याद नहीं है मुझे। तो यूपी का जो लखनऊ जनपद है वो दशहरी आम के का सर्वोच्च उत्पादक है। किस आम का, दशहरी आम का। अल्फांसो आम नहीं है, दशहरी आम है, नाम याद रखना है कि यूपी का लखनऊ जो है वो दशहरी आम में सर्वोच्च उत्पादक है। और लखनऊ का, हाँ, मलिहाबाद, बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया मुझे, माँ से मलिहा कहते थे, मलिहाबादी आम का पेड़ लेकर आना है, ठीक है। कौन से आम, मलिहाबादी आम, ठीक है। मलिहाबाद में ही मिलता है, वो क्षेत्र का नाम है मलिहाबाद। तो लखनऊ के मलिहाबाद से क्या करना था, आम के पेड़ लाने थे, जो आज तक हमारे पिताश्री लेकर आ नहीं पाए हैं, ठीक है। मलिहाबाद के आम की पेड़ लाएंगे, मलिहाबाद से आम के पेड़ लाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, दशहरी आम लखनऊ क्षेत्र कौन सा, मलिहाबाद क्षेत्र है, इसके उत्पादन के लिए फेमस है। दशहरी आम की उत्पत्ति जो है वो कब हुई थी, 18वीं शताब्दी में लखनऊ के काकोरी के निकट दशहरी नामक गांव से हुई थी। कौन सा गांव था भाई, दशहरी गांव था, उसी के नाम पर इस आम का नाम क्या पड़ा है, दशहरी आम पड़ा है।
ये पॉइंट तो भाई आपको याद रखने काबिल है, ठीक है। दशहरी नामक एक गांव था, वहीं पर क्या है, काकोरी के निकट था। काकोरी कांड आपको याद आ गया होगा, हिस्ट्री में पूछा जाता है काकोरी कांड, है ना। काकोरी केस या काकोरी कांड आपसे पूछा जाता है, कब हुआ था आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताया कीजिए, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर किया कीजिए। काकोरी कांड कब हुआ था आप लोग मुझे बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो काकोरी लखनऊ के समीप स्थित है, वहीं पर दशहरी नामक गांव में ही क्या होता है, उसी के नाम पर क्या पड़ा, दशहरी आम का नाम पड़ गया, ठीक है। प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों मुख्यतः लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में आम की खेती की जाती है। तो कौन कौन से जिलों में आम की खेती होती है, तो प्रदेश का जो मध्य का क्षेत्र है और पश्चिम का जो क्षेत्र है वेस्ट का, वहां पर लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में आम की खेती होती है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, राइट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अर्जुन बांध नहर, उत्तर प्रदेश की अर्जुन बांध नहर, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, जरा ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलिए चीजों को, राइट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अर्जुन बांध नहर कहाँ स्थित है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा अर्जुन बांध नहर कहाँ स्थित है, आप क्या बताएंगे। यूपी के महोबा जिले के चरखारी गांव में, यूपी के महोबा के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया एक बांध है, जिसे क्या नाम दिया गया, अर्जुन बांध नहर नाम दिया गया, ठीक है। यह कब स्थापित हुआ, 1957, 1957 में क्या किया गया, बनाया गया, ठीक है। 1957 में पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। कौन सा, अर्जुन बांध नहर, कहाँ स्थित, आप बताएंगे महोबा में, ठीक है। महोबा जिला, चरखारी गांव, ये भी आपको याद रखना है। और कौन सी नदी पर बना हुआ नहर है, अर्जुन नदी पर बनाया हुआ ये नहर है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर मुख्य नहर तथा 217.3 किलोमीटर वितरण प्रणाली से महोबा और हमीरपुर जिले की लगभग, महोबा और हमीरपुर जिले की क्या होती है, सिंचाई होती है, ठीक है। लगभग 59,722 हेक्टेयर भूमि की क्या होती है, सिंचाई की जाती है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या की जाती है, भूमि की सिंचाई की जाती है। डेटा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बेसिक याद क्या रखना है कि महोबा और हमीरपुर जिलों की अर्जुन बांध नहर से सिंचाई की जाती। कौन से जिलों की, तो महोबा, महोबा और हमीरपुर जिला जो है, इन दोनों की क्या होती है, लगभग सिंचाई की जाती है, ठीक है। हमीरपुर जिले की कौन सी, अर्जुन बांध नहर से सिंचाई होती है, राइट, सिंचाई की जाती है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। परीक्षा बांध कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के झांसी में, ठीक है। यूपी का परीक्षा बांध जो है वो झांसी में बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना है। परीक्षा बांध कहां पर स्थित है, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध झांसी जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर, तो बेतवा नदी। तो बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी। यहीं पर क्या है, झांसी में परीक्षा बांध बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है आपको, अर्जुन बांध नहर कौन से जिले, महोबा जिले में। और अगर आपसे परीक्षा बांध के बारे में पूछा जाए, आप बताएंगे झांसी में कौन सी नदी पर, बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। यहां पर पूछा जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई बांध। क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर स्थापित किया गया, देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय बेतवा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी, बेतवा नदी पर स्थित है,
ठीक है। बेतवा नदी पर यह ललितपुर जिले में, कौन सा जिला? ललितपुर जिला। किस लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए फेमस है, तांबे के लिए फेमस है ललितपुर जिला। जिले में निर्मित राजघाट बांध, कौन सा बांध? राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजघाट बांध का अन्य नाम क्या है, राजघाट बांध को और किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे? राजघाट बांध को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा बांध है? राजघाट बांध है। कौन से सागर के नाम से जानते हैं? रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जानते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उन्हीं रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा जिला है? तो जिला आप बताएंगे ललितपुर, और ललितपुर मैंने आपको बताया किसके लिए फेमस है, तो तांबे का संसाधन यहाँ पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? यूरेनियम, राइट। कौन सा? यूरेनियम और तांबे के संसाधन यहाँ पर पाए जाते हैं, राइट। यूरेनियम, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो कहां पर, कौन सी नदी पर? तो नदी भी आपको याद रखनी है, बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर कुछ बांधों के नाम दे दिए गए हैं, उनकी स्थिति पूछी गई है आपसे, आपको याद कर लेना है। अड़वा बांध जो है उत्तर प्रदेश का, पीसीएस में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अड़वा बांध उत्तर प्रदेश का कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर किसके लिए फेमस है? कालीन उद्योग के लिए मिर्जापुर और भदोही फेमस है। ठीक है, अहरौरा बांध कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में अहरौरा बांध भी स्थित है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बदुआ बांध कहाँ पर स्थित है? तो बांका बिहार में स्थित है बदुआ बांध। बघेलखंड बांध कहाँ स्थित है? तो बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में बघेलखंड बांध स्थित है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध जिसे राजघाट बांध भी कहते हैं। ठीक है, चाहे रानी लक्ष्मीबाई लिखा हो चाहे राजघाट बांध लिखा हो, आप क्या बताएंगे कहाँ पर है? आप बताएंगे ललितपुर में है। ठीक है, और ललितपुर कहाँ है? तो ललितपुर है उत्तर प्रदेश में, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। परीक्षा बांध अगर आपसे पूछा जाए, परीक्षा बांध या परीक्षा बांध भी कहते हैं, परीक्षा ऐसे नहीं, परीक्षा बांध अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पर है, तो आपको मैंने क्या बताया था भाई? परीक्षा बांध क्या बताया था, भूल गई मैं। परीक्षा बांध है झांसी में, बेतवा नदी पर, राइट। कई बार बोलते बोलते ही चीजें मिस हो जाती हैं। झांसी में कहाँ पर, कौन सी? बेतवा नदी पर, राइट। राइट, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतने पॉइंट तो याद हो ही जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है कि पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, वो आपको बताना है। ठीक है, यूपी का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र 750 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में तैयार किया गया? तो आप बताएंगे सोनभद्र जिले में। ठीक है, कौन सा जिला है? सोनभद्र जिले में। कौन से बांध पर? रिहंद बांध पर बनाया जा रहा है। कौन सा बांध है? रिहंद बांध है। करंट अफेयर्स का पॉइंट है, यहाँ से स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन बनेगा। आपको क्या याद रखना है कि यूपी का पहला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, डबल स्टार बनाइए। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा, पहला, ठीक है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितने करोड़ की लागत? तो 750 करोड़ की लागत पर। कहाँ बनाया गया? सोनभद्र जनपद में। कौन से बांध पर? रिहंद बांध पर बनाया जा रहा है। ठीक है, सोनभद्र जनपद पर रिहंद बांध पर कौन सा पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? कहाँ? यूपी में। इसकी कुल क्षमता कितनी होगी? 150 मेगावाट होगी, इंपॉर्टेंट है।
अगस्त 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। इस परियोजना को उसी में क्या हुई थी, स्वीकृति दी गई थी। कब? 2019 में, ठीक है, कब? 2019 में, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो है तैरता हुआ, यूपी का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आप बताएंगे सोनभद्र जनपद में। कितने करोड़ की लागत पर? तो 750 करोड़ की लागत पर। कौन सा, किस बांध पर? तो आप बताएंगे रिहंद बांध पर, ठीक है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, गोकुल बैराज परियोजना इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। किससे रिलेटेड है? तो पेयजल से रिलेटेड है, ठीक है। गोकुल बैराज परियोजना पूछी जाए किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से, पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डबल स्टार बनाइए। गोकुल बैराज परियोजना किसके लिए? पेयजल के लिए। यह परियोजना यूपी की पेयजल परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? आगरा एवं मथुरा में पर्याप्त जल उपलब्ध करवाना। इस परियोजना के तहत मथुरा जिले में गोकुल के निकट यमुना नदी पर, कौन सी नदी? यमुना नदी पर बैराज निर्मित किया गया है। कौन सी नदी पर? यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की गोकुल बैराज परियोजना जो है, तो इसका उद्देश्य क्या है? आगरा और मथुरा को पेयजल की आपूर्ति करना। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है पीसीएस में, क्वेश्चन आरओ में, इन सभी में क्या है क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपको याद रखना है। गोकुल परियोजना जो है, गोकुल बैराज परियोजना किससे संबंधित है? तो पेयजल परियोजना है जो उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा को पेयजल की आपूर्ति करेगा, ठीक है। तो ये परियोजना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए फटाफट। आज हम ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे पॉइंट्स को, क्योंकि ये यूपी का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन भरपूर मात्रा को आपको यूपीएसआई आरओ का जो एग्जाम आ रहा है 27 जुलाई, उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी। यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पेट वगैरह जितने भी यूपी से संबंधित एग्जाम है, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बताएंगे नरौरा। नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर, ठीक है। नरौरा बुलंदशहर से निचली गंगा नहर का क्या है? उद्गम स्थल है। इस नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर 1878 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था। नरौरा बांध नहर भी कहा जाता है इसे, या निचली गंगा नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो निचली गंगा नहर क्या याद रखना है आपको? नरौरा याद रखना है। नरौरा कहाँ है? बुंदेलखंड में, ठीक है। अच्छा, कहां पर? तो आप बताएंगे बुंदेलखंड में, राइट। कब इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया? आप बताएंगे 1878 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं शारदा नहर की। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर। क्या है? यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? आप बताएंगे शारदा नहर है। इसका निर्माण प्रारंभ कब हुआ? तो 1918 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ? 1918 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ, इंपॉर्टेंट है। और 1920 में इससे जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गई थी। तो 1918 में शारदा नहर, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, इसका कार्य प्रारंभ हुआ था और 1920 में इसका कार्य प्रारंभ मतलब समाप्त करके इसमें जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गई थी, ठीक है। यह बनवासा उत्तराखंड नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई है, ठीक है। स्थान का नाम क्या है? बनवासा से निकाली गई है। बनवासा किसकी सीमा बनाता है? तो उत्तराखंड और नेपाल से सीमा पर बनाता है, ठीक है। बनवासा नामक स्थान से कौन सी नदी पर? तो शारदा नदी पर, ठीक है।
कौन सी नदी पर, आप बताएंगे। शारदा नदी से निकाली गई है ये नहर। कौन सी नहर? शारदा नहर, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। बात क्लियर हो गई। शारदा नहर की कुल लंबाई जो है, शारदा नहर तंत्र की कुल लंबाई 9,961.3 किलोमीटर है। ठीक है, 9,961.3 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इससे यूपी के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। एक ओवरऑल आइडिया आपको होना चाहिए कौन कौन से क्षेत्रों में पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों में क्या होती है, यहाँ इससे सिंचाई की जाती। कौन सी नहर से? शारदा नहर से, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ नगर और कस्बों के नाम दिए गए हैं और कौन सी नदी उसके किनारे स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी जानते हैं बिठूर जो है, आप सभी जानते हैं गंगा नदी कानपुर नगर के निकट ही है बिठूर। ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ठीक है, बिठूर गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की स्थली है गोरखपुर। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर है गोरखपुर? राप्ती नदी के तट पर है। ठीक है, कौन सी नदी? राप्ती नदी गोरखपुर से होकर बहती है, याद रखना है। जौनपुर जो है वो गोमती नदी के तट पर है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर है, आप सभी जानते हैं। सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर है, सुल्तानपुर आप सभी जानते हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, ये भी आप सभी बखूबी जानते होंगे। ठीक है, तो बिठूर हो गया गंगा नदी, गोरखपुर हो गया राप्ती नदी, जौनपुर हो गया गोमती नदी, कौशाम्बी हो गया यमुना नदी, वाराणसी हो गया गंगा नदी, सुल्तानपुर हो गया गोमती नदी और अयोध्या हो गया सरयू नदी के तट पर स्थित जिले। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, गोमती नदी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब कुछ नदियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा खुद को हाइड्रेट कर लेते हैं। राइट, ये जो यूपी की स्टैटिक जीके का जो सेक्शन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ से आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस क्लास को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक इस क्लास को देखना जरूर है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है। कौन से क्षेत्र से? दलदली क्षेत्र से निकलती है। यह गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर, कहां पर? गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थल पर गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? गोमती नदी। और गोमती नदी के तट पर मैंने कौन सा बताया आपको शहर स्थित है? गोमती नदी के तट पर सुल्तानपुर और जौनपुर स्थित है। ठीक है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जौनपुर की स्थापना किसने की थी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जौनपुर, चलिए मैं बता देती हूँ किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, है ना। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आप कहेंगे मैम इतने क्वेश्चन तो आप पूछ लेती हैं, कितने कमेंट करें हम, है ना। अब कमेंट्स करने में तो आपकी जान ही निकल जाती है ना। आपको लगता है अरे मैम इतना बड़ा काम हमसे तो ना हो पाएगा, है ना। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और जौनपुर और सुल्तानपुर क्या है? गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जौनपुर और सुल्तानपुर, राइट, क्या याद रखेंगे? जौनपुर और सुल्तानपुर क्या है? गोमती नदी के तट पर ही स्थित है, याद रखना है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है। यह गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थल पर गंगा नदी में मिल जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि गोमती नदी
कहाँ पर गंगा नदी से मिलती है? तो आप बताएंगे गोमती नदी कैथी नामक स्थान पर। कौन सा जगह है? कैथी जगह है, कहाँ की? गाजीपुर के पास, ठीक है। गाजीपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में ये मिल जाती है। कौन सी नदी? गोमती नदी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गोमती नदी किस में मिल जाती है, आप बताएंगे गंगा नदी में। गंगा की सहायक के रूप में कौन सी नदी याद रखनी? गोमती नदी, ठीक है। अब बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के कौन से? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। वह यूपी के पूर्वी जिले बलिया से इसका निकास होता है, यानी कि बलिया, जौनपुर, बिजनौर जिले से ये प्रवेश करती है और बलिया से क्या होता है? इसका निकास होता है, निकलती है बलिया से। वर्ष 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि कौन से वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था? आप बताएंगे सन 2008 में गंगा नदी को क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बिजनौर में प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाती है बाहर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। रामगंगा नदी के बारे में देखिए। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट, कन्नौज किस लिए फेमस है? आप सभी को पता है, इत्र के लिए फेमस है, ठीक है। इत्र उद्योग है कन्नौज में। यहाँ पर क्या होता है? इत्र का निर्माण होता है, सेंट होता है ना, सेंट, ठीक है, इत्र, उसका निर्माण होता है। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है तथा बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? कन्नौज के पास गंगा में मिलती है रामगंगा नदी। और अगर आपसे पूछा जाए बेतवा नदी कहाँ पर यमुना नदी में मिलती है, यमुना की सहायक नदी बेतवा नदी। रामगंगा किसकी सहायक है? गंगा नदी की सहायक है। कहाँ पर मिलती है? आप बताएंगे कन्नौज के निकट मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर के पास क्या होता है? यमुना नदी में मिल जाती है। ये भी पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। तो रामगंगा नदी गंगा नदी से कन्नौज में मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर में क्या होता है? यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर गंगा नदी का प्रवेश पूछा जाए कहाँ से होता है, आप बताएंगे बिजनौर जिले से होता है। और पूर्वी जिला है बलिया, जिससे क्या होता है? निकास हो जाता है गंगा नदी का, ठीक है। ये पॉइंट दोनों आपको याद रखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूपी में बाढ़ प्रवण क्षेत्र को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्र में क्या किया गया? बांटा गया है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र का लगभग 48% आता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित किया गया है, ठीक है। जहां पर ज्यादा बाढ़ आती है वो पूर्व का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में यूपी का कितना क्षेत्रफल कवर कर लेता है, तो 48% कवर कर लेता है, ये याद रखना है। जीटी रोड से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जीटी रोड यूपी में मुगलसराय, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर नगर, कन्नौज, आगरा, गाजियाबाद इत्यादि से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ये बताना है कि जीटी रोड का निर्माण किसने किया था, ठीक है। जीटी रोड का निर्माण किसने किया था, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। जीटी रोड का निर्माण, है ना, जिसे हम किस नाम से जानते थे पहले? ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते थे। ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे अब शॉर्ट फॉर्म में उसी को जीटी रोड कहा जाता है। किसने निर्माण कराया था? आप बताएंगे शेर शाह सूरी ने निर्माण कराया था, ठीक है। शेर शाह सूरी ने करवाया था, जो कि सूरवंश का क्या था? शासक था शेर शाह सूरी, उसी ने निर्माण करवाया था ग्रांड ट्रंक रोड का, ठीक है। जीटी रोड यूपी में कहां कहां से गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बताएंगे मुगलसराय, वाराणसी, प्रयागराज,
कानपुर, कन्नौज, आगरा और गाजियाबाद इत्यादि से होकर गुजरता है जीटी रोड उत्तर प्रदेश में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखिए, बौद्ध परिपथ। बौद्ध परिपथ के बारे में पढ़ते हैं, राइट? आज के लिए इतना ही करें क्या? कल के सेशन में आगे से पढ़ेंगे क्या? अभी के लिए इतना ही एंड करें? चलिए इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को करते हैं आज के लिए एंड। फिर कल के सेशन में इसके आगे से हम पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए ज़रा, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोगों का धैर्य जो है वो टूट जाता है ना? 1 घंटे से ज़्यादा बैठना तो आप लोगों के लिए आफत होता है। आप कहते हैं अरे मैम बस 1 घंटा बहुत है, 1 घंटे में जितना पढ़ाना पढ़ा दो, इससे ज़्यादा हम नहीं बैठ सकते, हमें भूख लग जाती है, राइट? तो भूख वूख प्यास व्यास थोड़े दिन के लिए भूल जाइए। चलिए आज के लिए ये स्लाइड जो होगी वो एंड होगी, कल के सेशन में हम इससे आगे की शुरुआत करेंगे, ठीक है? बौद्ध परिपथ के बारे में देख लीजिए। इसमें सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, कपिलवस्तु जिसे पिपरहवा के नाम से भी जानते हैं, श्रावस्ती और शंकिशा शामिल है। क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध सर्किट या बौद्ध परिपथ, ठीक है? इसी को बौद्ध सर्किट भी कहा जाता है, ठीक है? बौद्ध सर्किट में कौन कौन शामिल है या बौद्ध परिपथ में कौन कौन शामिल है आप बताएंगे? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, कपिलवस्तु। कैसे याद करेंगे? SKKK, ठीक है? चलिए ऐसे मत याद कीजिए, इसका शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं कैसे? SSS, ठीक है? KKK, ठीक है? SSS और KKK, इस तरह से इसको बनाएंगे, SSS और KKK, ऐसे आप याद रखेंगे। किसके क्या है ये? बौद्ध परिपथ या बौद्ध सर्किट। S फॉर हो गया सारनाथ, सारनाथ, श्रावस्ती, सारनाथ, श्रावस्ती और हो गया संकिशा, ठीक है? संकिशा। K फॉर हो गया कौशाम्बी, सेकंड K फॉर हो गया कुशीनगर, नेक्स्ट हो गया हमारा कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के शाक्य है ना, शाक्य गण के थे ना बौद्ध, आपको पता ही होगा, ठीक है? तो ये है बौद्ध सर्किट जिसका नाम आपको याद रखना है SSS, KKK। ये 6 जिले हैं जो बौद्ध सर्किट में शामिल हैं, राइट? 6 जिले शामिल हैं उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट में, यानी कि बौद्ध परिपथ में। कौन कौन से? SSS, KKK, ये ट्रिक से याद कर लेंगे। सारनाथ, श्रावस्ती और संकिशा, कुशीनगर, कौशाम्बी और कपिलवस्तु, ठीक है? ये 3 और 3 6 हो गए बौद्ध परिपथ में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारतीय राजमार्ग के उन्नयन, संवर्धन और चौड़ीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसकी शुरुआत कब हुई? 1998, यानी कि राष्ट्रीय विकास मार्ग परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1998 से इसकी शुरुआत हुई, याद रखना है। इससे इसके उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं और ये क्वेश्चन अनगिनत बार रिपीट हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे का मिलन कहाँ पर होता है, आप बताएंगे झांसी में होता है, ठीक है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे का, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे का मिलना कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे झांसी में होता है। कब? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की
शुरुआत हुई? आप बताएंगे 1998 यानी कि 1998 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे का मिलन बिंदु कौन सा है? आप बताएंगे झांसी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे का मिलन बिंदु है। और ये क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपको याद कर लेना है। बात क्लियर होगी? आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे। ठीक है, चलिए कुछ और भी पॉइंट कवर कर ही लेते हैं, अभी कर रहे हैं तो उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे, राइट। कह रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की बात कर रहा है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी लंबाई कितनी है? आप बताएंगे 302.22 यानी कि 302.22 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह एक्सप्रेसवे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ जिलों को जोड़ता है। टोटल कितने जिलों को जोड़ता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे? आगरा, फिरोजाबाद 2, मैनपुरी 3, इटावा 4, औरैया 5, कन्नौज 6, कानपुर नगर 7, उन्नाव 8, हरदोई 9 और लखनऊ 10। टोटल कितने जिलों को जोड़ता है? टोटल 10 जिलों को जोड़ता है। ठीक है, टोटल 10 जिलों को जोड़ता है आगरा लखनऊ हाईवे। ठीक है, जो है एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई आपको याद रखनी है, लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर, याद कर लीजिए आप मोटा मोटा। ठीक है, 302 किलोमीटर इसकी लंबाई है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। कितने जिलों को जोड़ता है? तो टोटल 10 जिलों को जोड़ता है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उत्तर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ को। ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जिलों का नाम देकर बोल देता है कि कौन से जिले से होकर नहीं गुजरता है, तो आपको इन सारे जिलों के नाम याद होने चाहिए, राइट। कुछ ट्रिक बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे लंबाई आपको पता होनी चाहिए, लंबाई कितनी है? तो 165.537 किलोमीटर लंबा है। आप सीधा सीधा 165 किलोमीटर याद कर लीजिए। ठीक है, 165 किलोमीटर लंबा है ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, पूर्व नाम क्या है इसका? ताज एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे का ही पूर्व नाम क्या था? ताज एक्सप्रेसवे था। इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ताज एक्सप्रेसवे तो आपको क्या याद आ जाना चाहिए? तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे को ही पहले ताज एक्सप्रेसवे के नाम से जानते थे। यूपी के गौतम बुद्ध नगर 1, अलीगढ़ 2, मथुरा 3, हाथरस 4 और आगरा 5। ठीक है, ये है 5 जिलों से होकर गुजरने वाला यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहता है? आप बताएंगे 5 जिलों से होकर बहता है। कौन कौन से वो 5 जिले हैं? आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे यूपी के 2 शहरों यानी कि ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यमुना एक्सप्रेसवे यूपी के कौन से शहरों को जोड़ता है? तो यूपी के 2 शहरों को जोड़ता है। ये नाम आपको याद रखना है, 2 शहरों को क्या करता है? जोड़ता है। कौन से 2 शहरों को जोड़ता है? तो आप बताएंगे ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। ठीक है, कौन से 2 शहरों को? तो ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। कौन सा एक्सप्रेसवे? आप बताएंगे यमुना एक्सप्रेसवे। 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये सारे एक्सप्रेसवे आज कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम क्लास को बंद करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम फिर वहीं पर एंड कर देंगे, एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाए ताकि आपका एक ही क्लास में सारा कुछ कवर हो जाए एक्सप्रेसवे से रिलेटेड। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 16 नवंबर 2021 को, कब? 16 नवंबर यानी कि 16th of November 2021
को प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपी के जनपद, कौन सा जनपद, आजमगढ़, ठीक है, आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। कौन से जनपद में, आजमगढ़ जनपद में, ठीक है, आजमगढ़ जनपद है, आजमगढ़ जनपद है, कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। कब स्टार्ट किया गया, 2021 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लगभग 341 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है, तो लंबाई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 341 किलोमीटर, 341 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाता है। और ये क्वेश्चन पीसीएस आरओ एआरओ में रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने एक्सप्रेसवे हैं इनकी लंबाई कितनी है, कौन कौन से जिलों से होकर निकलता है, राइट। ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। टोटल कितने जिले हैं, लखनऊ से प्रारंभ होकर जाता है बाराबंकी दूसरा, अमेठी तीसरा, सुल्तानपुर चौथा, अयोध्या पांचवा, अंबेडकर नगर छठवां, आजमगढ़ सातवां, मऊ आठवां और गाजीपुर नौवां। यानी कि टोटल 9 जिलों से होकर निकलता है कौन सा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कितने, 9 जिलों से होकर निकलता है, 9 जिलों से होकर जाता है कौन सा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, राइट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे याद रखना है आपको। कितनी किलोमीटर लंबाई है, 341 किलोमीटर लंबा है ये। 2021 में उद्घाटन किया था, कहाँ से, आजमगढ़ से। किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से निकलता है, लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर में जाकर गाजीपुर तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ताज हवाई अड्डा। ताज हवाई अड्डे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा के पास जेवर गांव है एक, ठीक है। कौन सा गांव है, जेवर गांव है, वहीं पर प्रस्तावित है कौन सा हवाई अड्डा, ताज हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके अब नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। और जेवर में जो हवाई अड्डा बनाया जा रहा है वो कैसा है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जेवर में उत्तर प्रदेश का एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जिसे अब नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। इसे पहले ताज हवाई अड्डा नाम दिया गया था और यह गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा के पास जेवर गांव में बन रहा है। बात क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ से हम कल के सेशन में क्लास शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में आपको क्विज मिल जाएंगी, ठीक है, क्विज मिलेंगी, फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, क्लासेस का सारा पीडीएफ आपको मिलेगा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आप ज़रूर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जीएस अभ्यास, राइट। तो आप लोगों ने अगर ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल के सेशन में इसके आगे की क्लासेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और यूपी स्पेशल का ये जो स्टैटिक जीके का सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स में, राइट। तो अभी के लिए इतना ही। क्लास सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।